आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। बीपीएससी हेड टीचर एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। कल के वीडियो में मैंने डीएलएड यूनिट 1 के 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में डीएलएड यूनिट 1 के ही और 25 क्वेश्चन हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम डीएलएड यूनिट 1 पार्ट 2 रखा है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे। शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन है निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है, दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, तीसरा ऑप्शन है विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, दूसरा ऑप्शन शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, चौथा ऑप्शन है वास्तविक रूप में शिक्षण का प्रथम स्रोत परिवार होता है। इसका सही ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक रूप में शिक्षा का प्रथम स्रोत परिवार होता है। यह सही नहीं है। वास्तविक रूप में शिक्षा का जो प्रथम स्रोत होता है वह राज्य होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, यह कार्य समाज में निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है परिवार द्वारा, धार्मिक समूह द्वारा, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के निम्न क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ऑप्शन है बालक की क्षमता का विकास करना, दूसरा ऑप्शन ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, तीसरा ऑप्शन है बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा इन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षा के ये निम्न उद्देश्य हैं जिसके अनुसार बालक की क्षमता का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है, ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना ये भी शिक्षा का उद्देश्य है, बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा इन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना ये सभी शिक्षा के उद्देश्य है। इसलिए सही ऑप्शन उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6, निम्न में शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन है अच्छे नागरिकों का निर्माण, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार में क्या समाहित होता है। ऑप्शन है दर्शन एवं शिक्षा में अटूट संबंध पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा हमारे जीवन में दर्शन द्वारा परिवर्तन लाती है, तीसरा ऑप्शन है नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण तथा चिंतन का विकास होता है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या आवश्यक होता है।
ऑप्शन है समाज की आवश्यकता, समाज की मान्यता, समाज के आदर्श, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो उद्देश्य है वो शिक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समाज की राजनीतिक विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऑप्शन है यह शासक वर्ग की विशेषताओं को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना होता है। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है केवल बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी यह शासक वर्ग की विशेषताओं को भी दर्शाती है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार निम्न में से कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा स्वयं में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का साधन है। दूसरा ऑप्शन है अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्वयं को स्वयं समझने में सहायक। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को रखते हैं जिसका संबंध है। ऑप्शन है हमारे खान पान से। दूसरा ऑप्शन हमारे संगीत सुनने से। तीसरा ऑप्शन है हमारे पहनावा से। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और सी दोनों, यानी हमारे खान पान से और हमारे पहनावा से। यह जो होता है किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभव को दर्शाता है संस्कृति में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 ये है, जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उन देशों में क्या परिवर्तन होने की सबसे बड़ी संभावना होती है। ऑप्शन है पहला संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन खेलकूद एवं कौशल का विलोपन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है पलायन की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकते, यानी जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उन देशों में संस्कृति को नहीं बचाया जा सकता है, यानी वे वहाँ के जो निवासी होते हैं वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का आर्थिक आधार निम्न में से समाज में क्या परिवर्तन लाता है। सॉरी, यहाँ आता है लिखा गया है गलती से। क्या परिवर्तन लाता है। इसका पहला ऑप्शन है समाज की आर्थिक दशाएं। दूसरा ऑप्शन इस क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता एवं वितरण। तीसरा ऑप्शन है समाज में भी विशेषीकरण पर अधिक जोर रहता है। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 14, वैदिक साहित्य 8 विभिन्न रूपों से मिलकर बना है, उसमें शामिल नहीं है 6 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, दर्शन की 6 प्रणाली। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि वेद 4 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। यह प्रश्न कल के वीडियो में भी हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वेद, ऑप्शन नंबर 1, यानी वेद 4 ही होते हैं, 6 वेद तो होते नहीं हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में क्या शामिल नहीं है, तो 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, दर्शन की 6 प्रणाली, ये तो शामिल है ही। 6 वेद नहीं होते हैं, 4 वेद होते हैं, तो ये आंसर भी होता। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस समय उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न प्राचीन इतिहास
से है, जो हमें डीएलएड में भी पढ़ना है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये इतिहास में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें बताना है कि दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी। पहला है प्रतिहार वंश के समय, दूसरा है ऑप्शन राष्ट्रकूट वंश के समय, तीसरा ऑप्शन है चोल वंश के समय, और चौथा ऑप्शन है पाल वंश के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाल वंश के समय। यानी इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना पाल वंश के समय हुई थी। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। इसमें यह बताना है कि कौन सही है। 1817 कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना, 1918 उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना, और 1857 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, और 1920 हिंदू कॉलेज की स्थापना। इसके साथ ही इसमें कूट दिए हैं 4 2 1 3, 2 1 4 3, 3 2 1 4, इनमें से कोई नहीं, यानी किसका कौन सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1918 में हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी निज़ाम के द्वारा, हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। उसी तरह 1857 में कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। ठीक है। और लास्ट 1920, तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कूट संख्या ए। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में परिवार के बाद सर्वोपरि स्थान निम्न में से किसका है। ऑप्शन है समाज का, समूहों का, विद्यालय का, या विशेष जाति समूह का जिसमें बालक रहता है। तो ये सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि बच्चा परिवार में सीखता है और उसके बाद परिवार से निकलकर वो कहाँ जाता है, तो उसका नामांकन विद्यालय में होता है और वो विद्यालय में जाकर सीखता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा विद्यालय का, ऑप्शन नंबर 3। यानी सीखने की प्रक्रिया में परिवार के बाद किसका स्थान आता है, तो विद्यालय का स्थान आता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 19, विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में क्या मूल परिवर्तन आता है। पहला है ऑप्शन लिंगीय असमानता में कमी आती है, दूसरा ऑप्शन है सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है, तीसरा ऑप्शन है साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसमें लिंगीय असमानता में कमी भी आती है, यानी लड़का लड़के के बीच जो भेदभाव होता है उसमें कमी आती है। दूसरा सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, लोगों को समूहों का पहचान होता है और सामूहिकता की भावना विकसित होती है। तीसरा है साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, विद्यालय शिक्षा का अभिकरण है। बीच में खाली जगह छोड़ा गया है, यानी कौन सा शिक्षा का अभिकरण होता है विद्यालय। औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम समझेंगे कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जिस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय भवन की ज़रूरत होती है, वहाँ शिक्षक होते हैं,
फिर विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, शिक्षण अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है। ये सारे चीज़ मिलकर औपचारिक शिक्षा कहलाते हैं। विद्यालय शिक्षा का अभिकरण औपचारिक शिक्षा होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है चारित्रिक विकास और चौथा उपर्युक्त सभी। तो विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी बच्चों का नैतिक विकास विद्यालय का प्रमुख कार्य है, शारीरिक विकास भी प्रमुख कार्य में आता है और चारित्रिक विकास तो है ही, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22, किसी लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन है श्रेष्ठ नागरिकों पर, दूसरा है धार्मिक श्रेष्ठता पर, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक परिमार्जन पर और चौथा ऑप्शन है औद्योगिक विकास पर। तो सिंपल सी बात है कि जब तक किसी देश में शिक्षित श्रेष्ठ नागरिक नहीं होंगे, उस देश की सफलता निर्भर नहीं करेगी, यानी लोकतांत्रिक देश की सफलता श्रेष्ठ नागरिकों पर ही निर्भर करती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, श्रेष्ठ नागरिकों पर इसका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। प्रश्न संख्या 23 है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था निम्न में कौन नहीं है? ऑप्शन है परिवार, समुदाय, विद्यालय, सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार, यानी सरकार समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था नहीं हो सकती है। परिवार, समुदाय और विद्यालय ये तीनों ऐसे संस्थान हैं जहां व्यक्ति का या किसी बालक का समाजीकरण होता है, इसलिए इसका सही आंसर सरकार हो जाएगा, यानी सरकार समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न संख्या 24, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गिडिंग्स का, दूसरा ऑप्शन है राइट का, तीसरा ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज का और चौथा ऑप्शन है लैपियर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज, यानी इन दोनों शिक्षाविदों ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रॉस महोदय, दूसरा ऑप्शन जॉन डीवी, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है क्लार्क हल। तो इसका हो जाएगा सही आंसर जॉन डीवी, यानी जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि होता है। ठीक है, और इस तरह आज के कुल 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें कोई भी अगर आपको कमी नज़र आए तो वीडियो में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अगर यदि आपको इसका PDF चाहिए, पहले वाली यूनिट और इस यूनिट का भी, दोनों का PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां से आपको PDF मिल सकता है। धन्यवाद।